Shruti Girani is a soft skill trainer, master, a coach, and a motivational speaker. She has been regularly taking training and management communication courses in leading companies like IOCL, Maruti, Costco, and Lava. She also takes regular training sessions in leading management institutes like IIT, Ghaziabad, AKGEC, Modi University, ICI, ICWI, and ICSI. For the last 15 years, she is into training and mentoring profession. She is also a writer and a poet too, and she truly believes in leading a positive life. Please join your hands in welcoming Shruti. It's connected to the Bluetooth. Your voice will be recorded in the Bluetooth. Vande Mataram, everyone. Vande Mataram. How are you all? Perfect. First of all, thank you so much for the introduction. And सबसे पहले तो आपको शनि जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है। My very precious morning to all of you. Actually प्रेशर क्रिएट हो चुका है, प्रेशर वहाँ पे है मेरा। मुझे मिनिमम 8 आवर्स 12 आवर्स का सेशन लेने की आदत है और अभी मुझे एक चैलेंज पता चला है कि आई एम ओनली 40 मिनट्स। तो मुझे ना कोई भी प्रेशराइज कर नहीं सकता मेरे अलावा, बट आप कर सकते हैं आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना कि राह भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन राह दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। सो प्रगति क्लब ने, और आपने एक सपना देखा है और उस सपना को पूरा करने के लिए प्रगति क्लब ने एक कदम उठाया है कि वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आई थिंक इस प्रयास को एक बार तो तालियां बजनी चाहिए। और ऑफकोर्स इस नाव के जो माझी हैं, हमारे पुराने फ्रेंड है प्रवीण सर, इनके लिए तो हमेशा एक मतलब कहते हैं ना कुछ दिमाग में आता है। मैं कवित्री हूँ, शायरा हूँ। ये लाइन मेरी तो नहीं लिखी हुई है, पर जब भी लाइन कोई बोलता है तो मुझे सर की हमेशा याद आ जाती है कि आसमान को छूकर भी जमीन से लगाव रखते हैं, आसमान को छूकर भी जमीन से लगाव रखते हैं, ये अपने दिल में न कोई घाव न कोई वार रखते हैं, बस चेहरे पर एक पॉजिटिव सी स्माइल रखते हैं। तो आई थिंक एक बार सर के लिए। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आज जो हमारा टॉपिक है, बट इससे पहले बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन और बिफोर आई अनाउंस माई टॉपिक, I would like to share one story with you. Can I share? Yeah. You like stories? Yeah. मैं प्लान तो रियल स्टोरी करके आई थी, बट इट विल टेक टाइम। सो मैं एक छोटी सी फिक्शन स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे 99 वाली स्टोरी भी बड़ी पसंद आई थी। सो एक आइलैंड होता है जहाँ पे ऑल द फीलिंग्स यूज्ड टू लिव टुगेदर, सारी भावनाएं मिलजुल के रहती होती हैं। तो वन डे व्हाट हैपेंड, अ बिग स्टॉर्म केम इनटू द आइलैंड। बहुत बड़ा तूफान आता है। तो everybody started crying कि you know it's a big storm and we are about to die, nobody can save us. But उसमें से एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है and its name is love. Love कहता है ऐसे कैसे मर जाएंगे, I have to do something for myself, for my friends. So very quickly love made a boat and he announced everyone that I have made a boat for all of you. Everybody jumped into the boat so that we can safely go from here. So everybody jumped into the boat and everybody appreciated love. Ki, wow, you are such a loving and caring feeling. Thank you so much for your efforts. Then suddenly love realized that somebody is missing. So again he went into the deep water to see who's missing. और उन्होंने नोटिस किया दुबक कर एक फीलिंग बैठी हुई कॉर्नर में और उसका नाम है ईगो। लव कहता है ईगो ईगो जल्दी से आ जा, मैंने एक बोर्ड बनाई है, हम सब यहाँ से बच के निकल जाते हैं। But you know, ego is meant for ego. आती नहीं है, कहती why I should follow your instruction? You are not my boss and how dare you to order me? Love said no no my dear friend, it's not an order, it's just a humble request. Come, we can save our life, we can escape from here. But बारी बारी रिक्वेस्ट करते हैं लव, बट ईगो बारी बारी एटीट्यूड दिखाती है। तो सारी फीलिंग चिल्लाते हैं लव लीव हर, शी इज एन ईगो एंड शी इज लाइक दैट ओनली, शी कैन ओनली शो द एटीट्यूड। You just leave her, come back, otherwise you will lose your life. And you know, love is also meant for love. कहता है ऐसे कैसे छोड़ के आ जाऊँ, मर जाएगी वो, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। उस दिन सारी फीलिंग सेफली घर पहुँच गई एक्सेप्ट वन फीलिंग एंड दैट वाज लव।
That day, love died just because of the ego. This happens every day, almost in every offices, in every workplace, in every family, almost in every friend circle. You know what is the bitter truth? Love and ego cannot stay together. One has to die. But unfortunately, 95% people are not professional. They allow to kill love and they save their ego. But humanity is damaged, not died, thanks to 5% people जो आज भी love को prefer करते हैं और ego को जाने देते हैं. So आज का जो सेशन है, it's very similar to the story. But मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ईगो को पता है कि वो ईगो है? नहीं. क्या मुझे पता है कि मेरे अंदर ईगो है? नहीं. क्या लव को पता है कि what is लिमिटेशन? क्या उसको किसी के लिए मर ही जाना चाहिए? नहीं. इसे कहते हैं फीलिंग्स को मैनेज करके रिलेशनशिप को मैनेज करना, विच इज आवर टॉपिक टुडे, राइट? बिजनेस रिलेशनशिप ये आज हमारा टॉपिक है एंड इट्स ब्यूटीफुल टॉपिक. इट्स डिफिकल्ट टू कंप्लीट इन 40 मिनट्स. तो मेरे को सी आई एम अ ट्रेनर एंड ऑल्सो मास्टर कोच. ट्रेनर होता है जो फटाफट पीपीटी दिखा के आपको ट्रेनिंग दे सकता है, पर मास्टर कोच जो होता है वो पहले पुट्टी करता है, फिर सरफेस बनाता है और फिर पेंट करता है ना? तो पहले मुझे ब्रेन वॉश करना पड़ता है, मुझे उसकी आदत है. बट सिंस वी हैव वेरी लेस टाइम तो मुझे थोड़ा सा दौड़ लगाना पड़ेगा. तो डायरेक्टली मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ. देखिए, मैं अब जो अभी हम बात कर रहे हैं, सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है. सक्सेस आती है एटीट्यूड से, और एटीट्यूड बनता है दो चीज़ों से, वैल्यू और एथिक्स से. वैल्यू विच इज गिवन बाय अदर्स. हमारे फैमिली मेंबर्स वैल्यू देते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल देता है, हमें सोसाइटी वैल्यूज देती है, इवन कंपनी हैज देयर प्रोटोकॉल्स एंड मे बी यू पीपल आर डूइंग योर बिजनेस, आपके भी अपने वैल्यूज होंगे. वैल्यूज आकर हमें बाहर की तरफ से मिलते हैं. और एथिक्स क्या है कि जो वैल्यू हमें पसंद आते हैं उसमें से हम सेलेक्ट करके अपने एथिक्स बनाते हैं, राइट? तो उससे हमारे एथिक्स और वैल्यू से मिलकर बनता है हमारा एटीट्यूड. वो डिसाइड करता है हमारी सक्सेस, हमारी लाइफ की. इट्स अ सिंपल रूल. अभी मैं लगातार सेशन में थी, मुझे कभी आई नेवर रन पीपीटीज और आई नेवर रन दिस, मैं कभी नोट पैड यूज नहीं करती हूँ. आज इसलिए यूज करना पड़ा बिकॉज लगातार मेरे सेशन थे, मुझे सिर्फ टॉपिक पता था कि मेरा ये टॉपिक है. और मैंने जो है अपने कल लंच ब्रेक के टाइम पर मेरे पास 40 मिनट्स थे. मैंने छोटी सी पीपीटी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपीटी नहीं है, और ये नोट्स तैयार किए कि मुझे बोलना क्या है, राइट? अदरवाइज मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ. मेरा एक सेशन कल स्कूल में था, स्कूल के स्टाफ को ट्रेनिंग देना था और पेरेंटिंग स्किल पे भी था और स्कूल के स्टाफ को भी था. तो मेरा टॉपिक पेरेंटिंग स्किल था. तो वहाँ पे बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन मेरे पास आया. किसी ने बोला कि मैम, एम्पावर्ड वुमेन हैज अ लेस इमोशन एंड दैट लीड्स टू द डैमेजिंग रिलेशनशिप. जब से वुमेन एम्पावर्ड हुई है ना, तब से डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, राइट? सो मैंने उनको बहुत क्लियरली समझाया, यही सारा आपकी हमारी लाइफ का सारा आंसर इसी में ही है. मैंने कहा कि देखिए, इससे पहले जो हमारे पास वुमेन थी ना, जो जितना सहन करेगी वो उतनी खानदानी होगी, जो जितना सफर करेगी वो उतनी खानदानी होगी, जो जितना सेक्रीफाइस करेगी वो उतनी खानदानी होगी. दैट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय द सोसाइटी. Women, and these were not simple rules or values. Unfortunately, these were the painful values. Women were raised by the values कि the more you will tolerate, the more respectable you are. ये values women को दी उसकी family ने, सोसाइटी ने. अब चारों तरफ से जो उसको वैल्यू मिला वो ये मिला कि सहन करना है. इस सब के बाद उसे एक टाइटल मिलने वाला है, अच्छे घर की लड़कियां. But the women were very happy क्योंकि उनको ये वैल्यूज उनकी सोसाइटी ने दिए, उनकी फैमिली ने दिए, और ये उनका एथिक्स बन गया. बट नाउ women become empowered, पढ़ी लिखी है. अब इस पढ़ाई लिखाई ने उनको एक नया वैल्यू दिखाया, इक्वालिटी का. Now they are raising their voice, they are asking for the equality, equal rights, equal demands. ये वैल्यूज इसने अपने सीख लिए, राइट? अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब लड़की के पास नए वैल्यूज हैं जिसकी वजह से उसने अपने नए एथिक्स रेडी कर लिए. बट आज जब वो फैमिली में जा रही है, उसे पुराने वैल्यूज से ट्रीट किया जाता है. मार्केट फैमिली में एथिक्स नए आ रहे हैं लेकिन वैल्यूज कौन से हैं? पुराने. इसलिए रिलेशनशिप डैमेज हो रहे हैं. जरूरत किसकी है? जरूरत है नए वैल्यूज को डेवलप करने की, राइट? या तो लड़के को पढ़ाना लिखाना बंद कर दें,
घर में बिठा दें, वो पहले वैल्यू से काम करेगी। लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, कमाने वाली चाहिए, पर एडजस्टमेंट पुराने जमाने की तरह के, विच इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू वर्क ऑन द वैल्यूज। एक बार वैल्यू चेंज हो गया, एथिक अपने आप चेंज हो जाएगा। लड़कियों को उसकी लिमिट्स बतानी पड़ेगी और लड़कों को बताना पड़ेगा हाउ टू हैंडल एम्पावर्ड वुमेन। हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक? हमारा टॉपिक से बहुत क्लियरली रिलेटेड है कि आज हमारे अपने एवरी पर्सन है देयर ओन एथिक्स। जैसे मेरा एथिक्स है कि मुझे कहीं पे भी जाना है तो 20 मिनट्स पहले पहुंचना। मे बी दिस इज माई एथिक। हो सकता है किसी का एथिक हो कि हाउ डज टाइम मैटर्स, 5-10 मिनट लेट हो गए क्या फर्क पड़ता है, राइट? ये मेरा एथिक है कि whenever I will go in the formal only। अब कई लोग कह सकते हैं कि हाउ डज क्लोथिंग मैटर? ये मेरा एथिक है कि मुझे किसी का नुकसान करके पैसे नहीं चाहिए, पर किसी का एथिक हो सकता है कि हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। ये ही तो टेक्निक्स है। सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन एथिक्स। अब मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैंने एक जॉब करी अपने एथिक के साथ कि मुझे ऑनेस्टी के साथ काम करना है। बट जब मैं काम करने के लिए आई तो मे बी माई कोवर्कर, मे बी माई क्लाइंट, मे बी माई जो मेरी टीम है उसके वैल्यूज मेरे से टकरा रहे हैं, वो मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब मेरे एथिक्स तो थे कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है, बट साथ वाला मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू लर्न स्मार्ट गेम, हाउ टू मैनिपुलेट पीपल एंड हाउ टू प्ले द पॉलिटिक्स। अब क्या हुआ, मेरा एथिक चेंज हो गया मेरे साथ वाले की वैल्यू की वजह से। एम आई राइट और रॉन्ग? आर यू विद मी? राइट? सो मेरा एथिक चेंज हो गया सामने वाले की वैल्यू की तरफ से, एंड दैट इज द रीजन आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। अब आई एम गिविंग माई लाइफ रिमोट कंट्रोल टू अदर पर्सन कि अब जो मुझे गुस्सा दिला रहा है, जो खेल रहा है, मैं डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही हूँ क्योंकि मैं लोगों के वैल्यूज से अपने एथिक्स चेंज कर। अब ये माना जाता है, इवन आई डोंट से दैट, सर्वे सेज दैट कि जिनके फॉर्म्ड एथिक्स हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एथिक है कि मैं कभी गाली गलौज नहीं करती, मैं ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करती हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, ये मेरे फॉर्म्ड एथिक्स है। बट ये एथिक्स मेरे तब भी कंटिन्यू रहेंगे जब सामने वाला मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, क्योंकि ये मेरे फॉर्म्ड एथिक्स हैं, वो गाली गलौज कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कभी लड़ती नहीं, पंजाबी बिना लड़े तो मेरी रोटी भी नहीं हजम होती, राइट? बट सर मेरे एक स्टैंडर्ड्स है, आई नेवर गो बिलो द बेल्ट, राइट? मुझे मेरे अलावा मेरे स्टैंडर्ड से कोई गिरा नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ फॉर्म्ड एथिक्स। अब मैंने अगर ऑनेस्टी चूज की है उस तरह फिर मैं उसमें किसी की वैल्यूज की वजह से आई विल नेवर चेंज माई सेल्फ। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको टिप्स दे सकती है, पर वो टिप्स कितने दिन सर्वाइव करेगा आपके पर्सनल एथिक्स पे डिपेंड करता है, राइट? ये सर्वे कहता है हम लोग क्योंकि मैं मास्टर कोच हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत काम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हर साल ह्यूमन चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, साइकोलॉजी चेंज हो रही है, फीलिंग्स चेंज हो रही है, तो हर साल आपको अपडेटेड होना पड़ेगा और आपको खुद को भी अपने वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद द न्यू जनरेशन, न्यू साइकोलॉजी, न्यू तो अब क्वेश्चन ये है, जैसे आपने हम सभी ये कहता है कि जिनके फॉर्म एथिक्स हैं उन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस किया है, और वो 5% लोगों के पास है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रतन टाटा, फॉर्म एथिक्स थे, उनका एथिक क्या था कि होटल ताज बनेगा, पर एक एथिक के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई प्रॉफिट। अब कस्टमर और प्रॉफिट के बीच में कोई भी बात आ रही है तो पहले कस्टमर को चूज करें, फंडा इज वेरी क्लियर। डब्बा, मुंबई डब्बा वाला केस स्टडी आप सबको पता होगी, एक भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है उस टीम में, ठीक है, बट उन्होंने एक टीम बनाई है, एक ही टाइम पर, ट्रैफिक एरिया है मुंबई, एक ही टाइम पर 10:10 डिसाइड किया गया, 10:03 पे पूरे मुंबई में एक ही टाइम पर डब्बा डिलीवर होता है। ये टाइम मैनेजमेंट टीम वर्क पर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम है, और जो है एक ये हो पाया, पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनके फॉर्म एथिक्स थे, अतिथि देव भव, खाना टाइम पे पहुंचेगा क्योंकि मेरा जो कस्टमर है वो भगवान के समान है। कस्टमर चिल्ला रहा है, फॉर्म एथिक्स कि वो मेरा भगवान है, चिल्लाएगा, मैं उसको बदतमीजी नहीं कर सकता। स्विगी खाना झूठा सर्व कर सकता है पर वो नहीं कर सकता अतिथि देव भव, शुद्ध भोग लगेगा ईश्वर। तो माय पॉइंट इज कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको बता सकती है कि ये टिप्स है, बट उसको इनकलकेट करना आपका जॉब है, वो है फॉर्म एथिक्स। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड, एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बहुत सारे एरियाज हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको बताऊं कि एक रिलेशनशिप कैसे डेवलप किया जाता है। इसमें लॉजिकल ब्रेन भी है, इमोशनल ब्रेन भी है। सिंस आई हैव वेरी लेस टाइम तो मैंने इसको चूज किया है साइकोलॉजी से। मेरी ट्रेनिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी वाइज हाई आ चुके हैं,
और मैं कहती हूँ कि धंधा कैसे चलाया जाता है, बिजनेस कैसे चलाया जाता है। ये हमने हर साल ह्यूमन यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम किया है। और जैसे जैसे, और मैं करेक्ट कर दूँ, मेरे पास 15 साल का नहीं 17 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने शायद पुराना बायो दे दिया जल्दी। 17 साल में मैंने ये देखा, पीछे मुड़ के देखूं तो आज ट्रेनिंग कहती है कि धंधा ऐसे ही चलाया जाता है जैसे हमारे बुजुर्गों ने चलाया, इमोशन के बेसिस पे। हम लोग कहते हैं कि बिजनेस एंड इमोशन आर कंप्लीटली टू सेपरेट थिंग्स, बट बिजनेस एग्जैक्टली वही ग्रो करेगा जो हमारे पास में हमारे बुजुर्गों ने किया। एंड दैट इज कॉल्ड, अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना है सर, तो वो तो कनेक्शन से बिल्ड होगा। नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन करना इज द फर्स्ट स्टेप, जो आपने कर लिया। प्रगति क्लब सबसे बेस्ट क्लब यहाँ पे है, राइट। बट इस नेटवर्किंग से आपको कनेक्शंस तो मिल रहे हैं, बट इस कनेक्शन में प्रगति क्लब का यही रोल है कि आपको मिलवाना, प्रगति क्लब का ये रोल है कि आपको बताना कि कैसे डेवलपमेंट होनी है। बट अब इनका यूटिलाइजेशन हमारे हाथ में, कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहें। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज किया, दैट इज अ साइकोलॉजिकल कनेक्ट। सर रतन टाटा, पीपल 26/11 यू मस्ट रिमेंबर द ब्लैक डे ऑफ इंडिया, पीपल गेव देयर लाइफ। किसी सैलरी के लिए लोगों ने ह्यूमन शील्ड बनी थी कि my client safety is more important than my safety. Let me tell you, this is a real story, not a fiction story, right? लोगों ने अपनी जान दी, सैलरी के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, ऑन द नेम ऑफ सर रतन टाटा। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकली बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड। इसका सिंपल मतलब है कि मैं अगर जॉब कर रही हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं अपने टीम मेंबर को कहती हूँ, देखो अगले 3 साल तक मैं आपको इंक्रीमेंट नहीं दे पाऊंगी, विल यू वर्क फॉर मी? सर एनीथिंग फॉर यू। मैं ओवर टाइम के पैसे नहीं दे पाऊंगी, तुम मेरे लिए 2 हफ्ता ओवर टाइम करोगे, एनीथिंग फॉर यू मैम। दैट्स कॉल्ड बॉन्ड। आज बहुत जगह पर लोग काम कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उसी बॉन्ड की बात कर रही हूँ। तो हमारे इंडिया में बहुत फास्ट चल रही हूँ, मेरा सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, बट इस समय मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ कि टाइम कितना परमिट करता है। हो सकता है मेरी इमरजेंसी ब्रेक भी हो जाए, राइट। सो हमारे इंडिया के एक चाणक्य हैं, ग्रीस के भी एक चाणक्य जिनका नाम है मिस्टर एरिस्टोटल, राइट। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत काम किया। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू बिल्ड अ कनेक्शन, तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन 3 पिलर्स, ईथोस, पैथोस एंड लोगोस। सीए स्टूडेंट्स के कोर्स में रहा होगा तो उन्हें याद भी होगा। ईथोस मीन्स क्रेडिबिलिटी, राइट। मैं कितना भी अच्छा सामान ले आऊं और मेरे कस्टमर को, या मैं कितनी भी अच्छी नॉलेज ले आऊं और मेरे कस्टमर को अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं रिलेशनशिप नहीं बनाता। ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोस का मतलब है कनेक्टिविटी। अगर वो मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ है तो कन्विंस कभी नहीं होगा। 80 और 20 का रूल आप सबको पता है। 80% एनर्जी लगानी है हमें कनेक्ट करने में, सर आपको 20% एनर्जी लगेगी उसे कन्विंस करने में। पैथोस कहता है कि आप कनेक्ट करिए और लोगोस कहता है लॉजिकली कनेक्ट करिए। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट द लोगोस, राइट, बिकॉज टाइम नहीं है, तो मैं ईथोस और पैथोस के बारे में ही बात करूंगी। सो लेट मी स्टार्ट विद द ईथोस स्लाइड। ईथोस कहता है क्रेडिबिलिटी, यानी मैं जब किसी से मिलूं ना, मेरे पास एक बार कोई क्लाइंट आए, कस्टमर आए, अगले 10 साल तक वो मुझे ही चूज करे, मैं ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करूं। एंड इट इज पॉसिबल इन मेनी वेज, पर टाइम कम है तो मैं इसको कनेक्ट करूं कम्युनिकेशन स्किल्स से। 90% प्रॉब्लम्स कैन सॉल्व और अराइज डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन। मैं बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, एक्ट कर सकती हूँ, बस यही 3 रोल होता है मुझे किसी से कनेक्ट करने के लिए। क्रेडिबिलिटी मतलब कि अगर मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो मुझे कम्युनिकेशन क्लियर और कंप्लीट रखना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं एक सीएम, और मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि मैम शुड आई फॉलो जीएसटी। मैं कहती हूँ डेफिनेटली यू शुड फॉलो जीएसटी बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट, 1 2 3 4। अब क्लाइंट जा रहा है सीए साक्षी, am I right? Yeah. I have issue every day. I meet more than 60-70 people, so I cannot remember name. And even the more worst part is, I cannot remember the face. वो कहते हैं ना, भूलना भी खुदा की रहमत है, वरना मार डालती है यादें। तो अच्छी बात है ना। सो साक्षी भी एक सीए और मैं भी एक सीए हूँ। मेरे पास क्लाइंट आकर पूछता है कि मैम शुड आई फॉलो जीएसटी। मैं कहती हूँ मुझसे आप पूछो तो आपको करनी चाहिए, बिकॉज आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और वही क्लाइंट साक्षी के पास जाता है तो साक्षी कहते हैं सर पहला बैठिए, आराम से कॉफी पीजिए। सर मुझे नहीं पता आपके दिमाग में जीएसटी को लेकर क्या पिक्चर है, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, बट एक बार मैं अपने तरीके से बताऊंगी जीएसटी क्या है। सर हम इस कॉन्सेप्ट को जीएसटी कहते हैं।
सर बिल्कुल फॉलो करना चाहिए अगर आप पूछ रहे हैं, बिकॉज ये फायदा है। बट आई एम श्योर सर आपके दिमाग में आ रहा होगा कहीं कहीं आपका नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल यहाँ आपका नुकसान हो रहा है, पर आप चिंता क्यों करते हो? उसके लिए तो हम सीए मार्केट में बैठे हैं ना, हम आपका ये नुकसान ऐसे बचाएंगे, ये ऐसे बचाएंगे, ये ऐसे बचाएंगे। देखिए सर मैंने बता दिया जीएसटी क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसको कहाँ तक बचाया जा सकता है। आप डिसाइड करिए वेदर यू शुड फॉलो जीएसटी और नॉट। अब क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी किसकी तरफ पड़ी? वो कहेगा जब मैं शिंपी के पास गया तो उसने कहा जीएसटी फॉलो कर लो, फायदा 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 ही है। और जब मैं साक्षी के पास गया तो सबसे पहले उसने मुझे जीएसटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे बड़े सारे कंफ्यूजन थे जो बात करके दूर हुए। मुझे उन्होंने जीएसटी को फायदा भी बताया, नुकसान भी बताया, सोल्यूशन भी बताया। अब तो मैं ही खुद ही डिसाइड कर सकता हूँ कि जीएसटी फॉलो करनी है कि नहीं करनी है। आप बताइए क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी किसकी तरफ पड़ी, मेरी तरफ या साक्षी की तरफ? क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और कंप्लीट किया है। आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप एक शॉप पे मोबाइल बेचते हैं, राइट? अब कस्टमर आता है आपसे बोलता है कि सर मेरे को एक मोबाइल चाहिए, आपने दिखा दिया, आपने उसको सारे अच्छे 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 फीचर्स बता दिए। अब वो दूसरे शोरूम में जाता है और दूसरे शोरूम में जो इंसान फोन सेल कर रहा है वो प्रगति क्लब का मेंबर है और उसे पता है कि फोन में किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है, बाद में सामान बेचना है। तो उन्होंने कहा देखिए सर पहले आप बताइए आपका बजट क्या है। सर इस बजट में मेरे पास ये ऑप्शन है, सर इसमें आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी स्टोरेज भी बहुत अच्छी है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, सब कुछ, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है सर, इसकी बैटरी बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। बट सर उसका तरीका ये है कि आप पावर बैंक लीजिए या फिर इसका 2000 रुपये बजट बढ़ा दो या कम कर दो, मैं आपको इसमें दूसरा फोन भी दिखा सकता हूँ। अब वो कस्टमर परमानेंट हो गया, क्योंकि वो कहता है कि जब मैं शॉप ए में जाता हूँ ना तो बस वो फोन के फायदे बताता है, शॉप बी मुझे पूरी क्लैरिटी देता है, मेरे कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर करता है, राइट? डॉक्टर है, डॉक्टर ने बोल दिया ये टेस्ट है, मार्केट में क्या होता है डॉक्टर तो बेफालतू में टेस्ट करते हैं, राइट? क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम कम है, एक जितनी देर में एक पेशेंट को कन्विंस करेंगे उतनी देर में 2 पेशेंट के पैसे जेब में आ जाएंगे। बट मैं ये कहती हूँ कि जो एक पेशेंट बैठा है उसको पूरी क्लैरिटी दीजिए कि देखिए मैं इतने टेस्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेडिकल साइंस का प्रोटोकॉल है। आप जब उसको क्लैरिटी देते हैं ना और क्लियर पिक्चर देते हैं, फायदा नुकसान सब बताते हैं, तो आप समझिए कि वो क्लाइंट की आपकी तरफ क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। यस, इसीलिए मैंने बोला लॉजिकल भी है और इमोशनली भी है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको एक फोन बेच दिया, राइट? पर मैंने आपसे ना परमानेंट रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कराया। बट जब मैंने आपसे फोन की पूरी क्लैरिटी दी, मुझे नहीं पता आप लोगे कि नहीं लोगे, पर मैंने एक इमोशन डेवलप कर दिया, वो है क्रेडिबिलिटी। आपको मेरे पे विश्वास हो। हम उसी का पार्ट है, इमोशनली अगर हम पेशेंट से कनेक्ट करेंगे तो मोर ट्रस्ट विद द पेशेंट। यस, पेशेंट आप पे बहुत ट्रस्ट करेगा। देखो मेरा डॉक्टर अगर मुझे पूरी तरीके से सुन नहीं रहा है तो मुझे लगता है इससे मेरी पूरी, उस डॉक्टर को पता है कि ये वायरस फैला हुआ है, इसके ये सिम्टम है, जैसे आप 4 सिम्टम बोलोगे उसे पता है ये यही वाला वायरस, तो उसके पेशेंट्स खत्म हो जाते हैं। और मैं पेशेंट हूँ, जब तक आप मुझे पूरा नहीं सुनोगे, मुझे लगता है उन्होंने मुझे पूरा सुना ही नहीं है और सीधा मेडिकल प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो ये डाउट हो गया, मैं सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है। Am I right? Wonderful explanation. Yes. You felt that? Yeah. सेम चीज हुई भी है। सर इसको मैं कनेक्ट करने वाली हूँ, माइंड की साइकोलॉजी है कि जब तक सामने वाला सेटिस्फाइड है, आप मेरे से कनेक्ट कब होगे जब मेंटली सेटिस्फाइड हो। ये आने वाला है, इसमें कनेक्ट करने वाली हूँ, राइट? ये एग्जैक्टली इट्स ए ह्यूमन नेचर कि जब तक मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ तब तक विश्वास नहीं करने वाली। एवरी पेशेंट हैज अ स्टोरी। जब तक वो वॉमिट नहीं कर लेता तब तक उसको यकीन नहीं होता, पूरा वॉमिट पूरा सुना ना दे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तब तक आप जो भी दवाई दोगे वो असर नहीं करेगी, क्योंकि वो मेंटली ब्लॉकेज लेके जा रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। सेकंड, क्या मैं जो बोलती हूँ वो मेरे एक्शन में दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या मैं अपना कमिटमेंट पूरा करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मुझे ये पता है कि आज जो क्लाइंट आया है, आई एम नॉट श्योर वेदर ये मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मार्केट में अपनी इमेज बनाने के लिए मुझे उस इमेज फॉर्मेशन का टाइम होता है, राइट? वो 1 महीना 2 महीना इमेज बनने में लगता है, ये इमेज बनने का प्रोसेस है। यहाँ पर मैं पैसा नहीं देखूंगी, प्रॉफिट नहीं देखूंगी, अभी अगर जितनी मैं आपकी इमेज अच्छी बनाऊंगी फ्यूचर में वो पैसा वापस आएगा। अब मान लीजिए मैं ट्रेनर हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैंने लास्ट 10 मिनट स्लॉट बुक किया आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, आपके बहुत सारी क्वेरीज है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब मेरे 10 मिनट खत्म हो गए, मेरा कहीं और भी सेशन है, मैं कह रही हूँ सर यू जस्ट गिव मी योर नंबर राइट नाउ, आई हैव टू मूव बिकॉज आई हैव अनदर सेशन, अब मैं लेट नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपको कॉल करके आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगी। सर मैंने ये प्रॉमिस तो कर दिया,
और वो कह रहा है मुझे टाल के चली गई, राइट? परसेप्शन बन चुका है. बट इफ आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू समवन, इट्स मेरे को अगर मार्केट में अपनी इमेज बनानी है तो फिर मैंने जिसको टाइम दिया ना सर, मैं कॉल पर्सनली करूंगी कि सर नाउ आई एम फ्री, कैन वी टॉक, प्लीज टेल मी व्हाट वाज योर कंफ्यूजन. यहाँ कहेगा वाह, आप अपने वर्ड्स में पूरे उतरे हैं, राइट? जैसे मान लीजिए कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं आपकी फ्राइडे तक आपकी फाइल सबमिट कर दूंगा, पर उनको लगता है कि फ्राइडे आ चुका है और मेरा आज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और आप उनको बोलते पॉसिबल नहीं है तो बोलते हैं फॉल्स प्रोमिसेस देते हैं. बट आप पॉसिबल तो नहीं है, आप फ्राइडे तक नहीं कर पाए, बट थर्सडे इफ यू आर ड्रॉपिंग द मैसेज आई एम सो सॉरी सर, आज काम नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम संडे तक हो जाएगा, डोंट वरी संडे तक हो जाएगा. आपने बिना उनकी कॉल किए ही थर्सडे को मैसेज डाल दिया है, सर ये क्रेडिबिलिटी बन रही है, ये क्रेडिबिलिटी बन रही है कि देखो वो नहीं भी कर पाए तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, प्री इन्फॉर्मेशन देती थी कि वो नहीं पाएगा, यहाँ से मेरी क्रेडिबिलिटी बन रही है, राइट? आप जो बोलते हैं क्या वो, जैसे कितनी बार ऐसा होता है आप प्रगति क्लब में लेट हो रहे हैं, सर वेयर आर यू, आई एम जस्ट रीचिंग इन 5 minutes, I'm just reaching in 2 minutes. It will take 2 minutes, and you are taking half an hour. So you have lost your credibility. Give the clear picture, sir. I'm stuck in traffic, and it will take 20 minutes, sir. Right? Trust बनता है. मेरी स्टेटमेंट से मेरे ट्रस्ट बनते हैं. जहाँ मेरा ट्रस्ट बन गया, मेरा क्लाइंट मेरे में कभी भी रह जाएगी ना, वो मैनेज कर लेगा. नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि क्या डू यू स्टे एथिकल इन प्रेशर ऑल्सो. आपके सिर पे प्रेशर आता है तो भी क्या एथिकल रहता है. मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ. मेरी एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर कुमुद है, यही इंदिरापुरम में है, एंड अपोलो में वो काम करते थे, जॉब करते थे, और उनको टारगेट दिया गया था कि मुझे इतने टेस्ट लेने हैं, आपको इतने टेस्ट करने हैं, राइट? अब उनके पास जो पेशेंट आता था ना, उसको टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट वो टारगेट था, इतने टेस्ट करने हैं. जब वो फील करते थे कि सामने वाला अफोर्ड नहीं कर पाता, गरीब इंसान है, सर उसकी जॉब पर बात है कि मुझे इतने टेस्ट देने हैं, बट सामने वाला गरीब है, सर वो टेस्ट कैंसिल कर देते कि नहीं देने. अब जब ये रोज की प्रैक्टिस हो गई तो अपोलो ने कहा कि भाई जॉब चली जाएगी, हमें तो इतना प्रॉफिट चाहिए, अगर आप नहीं कर सकती हैं तो हमें निकालना पड़ जाएगा. उसने चूज किया ह्यूमैनिटी, प्रोफेशनलिज्म विद ह्यूमैनिटी. दैट इज द कॉम्बो ऑफ मिस्टर रतन टाटा, जो आज सबसे बड़े बिजनेसमैन कहलाते हैं. उन्होंने उन्होंने चूज करा ह्यूमैनिटी को. अपोलो जैसे कई हॉस्पिटल्स ने उन्हें निकाल दिया है. दिस इज द रियल एग्जांपल. क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी टेस्ट नहीं दे रही. पर्सनल क्लिनिक खोला उन्होंने. अमीर तो कोई नहीं आता है, पर हर बंदा गरीब, जिसकी आज उन्होंने फीस पता है कितनी रखी है, 200 रुपए, 200 रुपीज. बट सर कान बजाने की फुर्सत नहीं है आपके पास. एंड शी बिकम्स फेमस इन आवर एरिया, डॉक्टर कुमुद, बिकॉज रोज इतने पेशेंट देखती हैं कि शी हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस. तो ह्यूमैनिटी ना, वो कहते हैं ना कर्मास, आज तो शनि जयंती है, हर कर्म का फल मिलता है. देखो शबरी जैसा प्रेम होगा तो श्री रामचंद्र जी घर में आएंगे ही आएंगे, है ना? तो अगर आप कनेक्ट बनाते हैं, राइट, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे. देखिए पहली बात तो मैं ये सोच के काम करूँ मार्केट में कि आज मुझे इस काम करने से फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपका मेरा टिप हो सकता है. आपने मुझे टिप दिया और मैं इस टिप को फॉलो कर रही हूँ, पर अगर ह्यूमैनिटी मेरे अंदर ही नहीं है, यानी कि मेरे फॉर्म एथिक्स ही नहीं है, तो सर ये 1-2 दिन कर लूंगी मैं और मना नहीं करती. मैं आपको बता रही हूँ, मैं 17 ईयर्स से ट्रेनिंग में हूँ. ट्रस्ट मी, मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा. पता है क्यों? बिकॉज बाय नेचर आई एम वेरी इमोशनल एंड वेरी हेल्पफुल. मैंने रेगुलर लाइफ में लोगों की बड़ी हेल्प की है, और ये सोच के नहीं की थी कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा. एंड ट्रस्ट मी, मुझे कभी नहीं पता था मैं ट्रेनर बनूंगी, बिकॉज मैं लोगों को हेल्प करती थी, मैं लोगों को मोटिवेट करती थी. वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि तुम बहुत अच्छा मोटिवेट करती हो. मेरे डॉक्टर ने कहा तुम्हें इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तुम इतना कभी तुम खुश रहती हो, मेरे पेशेंट को मोटिवेट करो. वहाँ से शुरू हुई. चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे फ्रेंड है, उन्होंने कहा यार तुम बहुत अच्छा बोलती हो, आके मेंबर्स का सेशन लो. राइट, मेंबर्स का सेशन किया, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप ना कंपनी में सेशन लो. मैं जैसे हेल्प करती गई मुझे वैसे काम मिलता गया. राइट, शी इज अ वेरी हेल्पफुल. और मैंने ऐसे ही काम किया. सच बताऊं, मैंने कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं करी काम के लिए. मैंने अपने फॉर्म एथिक्स रखे हैं और गिव एंड टेक चलता है. राइट, सो जो है आज वो भी टाइम है जब मैंने बहुत सारे फ्री में सेशन लिए थे, आज वो भी टाइम है जो मैं बिना पैसे के कोई सेशन नहीं लेती.
और जहाँ लेना आता है वहाँ लेती हूँ, राइट? अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, बहुत ही पैथोस। पैथोस है इमोशनली कनेक्ट करना। ईथोस में तो मैंने क्रेडिबिलिटी बनाई है, पर पैथोस में मैं बॉन्ड बना रही हूँ, ठीक है? अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? मैं वो काम कर रही हूँ जो मैं आपने कभी नहीं किया है, राइट? सबसे पहले मेरे पास जो भी आया, अगेन कम्युनिकेशन, मेरे साथ जो है एप्रिसिएशन में जो पावर है ना सर, प्यार में जो पावर है, तो नफरत में नहीं है ना? आप किसी को रोक मार के 5 साल का बच्चा भी सहन नहीं करने वाला, यंग जनरेशन है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हैं तो कहते हैं मैम हम बहुत परेशान हूँ, कि मैं बहुत सारी फॉर्म्स में भी सेशंस लेती हूँ, तो CS की फॉर्म्स में भी लेती हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम प्रॉब्लम पता है कि आज से पहले हम आर्टिकल्स का इंटरव्यू लेते थे, और आज आर्टिकल हमारा इंटरव्यू ले रहा है, राइट? बिकॉज द न्यू जनरेशन वो आर्ग्यूमेंट्स करता है। हम पहले अपने बॉस को रिस्पेक्ट करते थे बिकॉज वो हमसे एज में बड़े थे, बिकॉज वो सीनियर पोजीशन पे थे, बट न्यू जनरेशन नहीं कर रही है फॉलो। वो कहते हैं मैं रिस्पेक्ट कभी दूंगी तो वो डिजर्व करेंगे, बिकॉज मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ। यू गिव मी रिस्पेक्ट, आई विल गिव रिस्पेक्ट। और मेरी राइट से आपसे पूछने की, वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है, और वो लॉजिकल ब्रेन आपसे पूछेगा मैं आपकी फॉर्म में आर्टिकलशिप करूँ, मुझे एक्सपोजर क्या मिलेगा, राइट? तो एक ना इमोशनल बॉन्ड बहुत जरूरी है। तो रिस्पेक्ट आज पहली चीज है जो रिस्पेक्ट करा सकती नहीं। एंड सेकंड इज हाई सेल्फ एस्टीम। सर मेरी प्रेजेंस में अगर साथ वाला इंसान छोटा फील करता है, सर मेरी प्रेजेंस का फेल्यूर है। प्रेजेंस का आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा था, एक बहुत ही बढ़िया साहिबाबाद में एक स्कूल था, DLM स्कूल, वहाँ पे था, प्रेप क्लास में था। जब वो आया, स्कूल की बस से उतरा, मैं दौड़ के इसको लेने के लिए जाती थी। फ्रीलांसिंग में हूँ तो अपना मैनेज करती थी, और मैं उसको लेते हुए रास्ते में आते घर तक पहुँचती थी। मम्मा मम्मा आपको पता है आज ना मेरे को बहुत खुशी हो रही है, हमारे स्कूल में स्किट हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरा है। मैंने कहा रियली क्या है आपका इम्पोर्टेंट रोल? मम्मा, और मैं तब तक घर पहुँच चुकी थी, उसके कपड़े चेंज कर दी, माय ब्रदर इन लॉ एंड मदर इन लॉ वाज देयर। मम्मा आपको पता है मेरे बगैर स्किट शुरू भी नहीं हो सकता और बंद भी नहीं हो सकता। मैंने जैसे पर्दा खुलेगा तो जोर से चिल्ला के कहना है कि महाराज जी पधार रहे हैं, महाराज की जय हो, और उसके बाद स्किट ऑन हो जाएगा। फिर जब स्किट खत्म होगा तो मुझे कहना महाराज जी जा रहे हैं, और पर्दा बंद हो जाएगा। और मेरी मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ जोर से हंसने लगे। ब्रदर इन लॉ कहता उल्लू बनाया तेरे को तेरे टीचर ने, ये कोई रोल है? आज मायूस हो गया, मम्मा मुझे उल्लू बना। मैंने कहा ना बेटा, तुम खुद देखो ना, तुम्हारे बगैर स्किट भी नहीं शुरू हो रहा और खत्म नहीं रहे, तुम उल्लू कैसे हो? तुम्हें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला है। सैटरडे को हम स्कूल गए, हमने प्रिंसिपल मैम से कहा, आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ टीचर, रोमा मैम। हमने कहा हमें रोमा मैम से मिलना है। प्रिंसिपल मैम ने बोला व्हाट हैपेंड? मेरे हस्बैंड ने कहा बात कल भी होगी तो रोमा मैम यहाँ आएगी। प्रिंसिपल डर गई और रोमा मैम आई। हम मेरे हस्बैंड ने कहा देखिए नर्सरी क्लास के लिए ना आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं, आपको स्किल की जरूरत है कि जो बच्चा आपके पास आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, उसका सेल्फ एस्टीम, इमोशनल डेवलपमेंट का टाइम है ये, इसका सेल्फ एस्टीम कैसे हाई करना है। अगर टीचर वो कर देती है तो परफेक्ट टीचर है। देखा एक छोटा सा रोल था जिसके लोग मजाक बना सकते थे, बट रोमा मैम ने उसका सेल्फ एस्टीम इतना हाई कर दिया कि तुम्हारा रोल कितना इंपॉर्टेंट है, उस रोल को इतनी प्राउडली प्ले कर रहा है। दैट्स कॉल्ड हाई सेल्फ एस्टीम। उन्होंने कहा ये बहुत ही कम टीचर होते हैं जिनके अंदर एक क्वालिटी होती है। सर 6 महीने के बाद रोमा मैम को नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। सर इसमें 2 बातें आ गई। रोमा मैम ने अपने एथिक्स के बल पर काम किया और उन्होंने अपने स्टूडेंट का सेल्फ एस्टीम हाई किया और उसे अप्रिशिएट किया। ये एफर्ट्स उन्होंने किया, तो बदले में हमने क्या एफर्ट्स किया कि रोमा मैम की तारीफ करें। सर एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको सिर्फ तारीफ कर रही हूँ। सर एप्रिसिएशन का मतलब होता है ये तारीफ वहां तक पहुंचाओ जहां तक सामने वाले का फायदा नहीं होता, राइट? अब हमने रोमा मैम को अकेले भी तारीफ कर सकते थे, बट अब वो इसी भी जो आप जिस चीज की आप तारीफ करेंगे ना सर, मार्केट में वही फैलेगी। गुंडागर्दी फैलानी है आप गुंडागर्दी की तारीफ करिए, ऑनेस्टी फैलानी है आप ऑनेस्टी, जिस चीज की तारीफ होती है। रोमा मैम के उस बिहेवियर को हमने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, और वो बहुत बच्चों के साथ कंटिन्यू करने लग गए और उस एप्रिसिएशन की वजह से उन्हें फायदा हुआ। सर अगर आपने प्रगति क्लब से किसी भी मेंबर्स के साथ कोई भी चीज
डील करी है और आप उस डील से आपको फायदा हुआ है, सर पब्लिकली अनाउंस करिए, राइट? क्योंकि ये जितनी आप तारीफ करेंगे उतना इंसान मोटिवेट होता रहेगा। जितने मैं अपने क्लाइंट, जब मेरा क्लाइंट मेरे पास बैठेगा मैं उसकी तारीफ करूंगी, राइट? तो उतना मुझसे कनेक्टेड रहेगा। मैं डीकैथलॉन में गई सर, डीकैथलॉन एक टी शर्ट थी जिसको मुझे एम साइज चाहिए था, नहीं था। एक आए, उन्होंने बोला व्हाट हैपेंड मैम, मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉर द एम साइज। उन्होंने देखा, कहता सॉरी मैम नहीं है। मैं फिर भी देखती रही थी कहीं किसी ने ट्रायल रूम के बाद यूज करके बाद रखा होगा। एक लड़का था, यंग लड़का, एमबीए के बाद यहाँ पे आ गया अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, रॉकी नाम था उसका। उसने कहा मैम कैन आई हेल्प यू, आप स्ट्रगल कर रहे हो पिछले 5-7 मिनट से, आप मुझे बताइए। मैंने कहा मैं इसमें एम साइज देख रही हूँ। उसने देखा, ढूंढा, नहीं मिला। मैंने कहा इसमें तो हमने देख लिया है। उसने फोन ऑन किया, कुछ देखा, कहते मैम सॉरी साइज नहीं है, आप कुछ देखिए मैं ट्राई करके आता हूँ। सर 10 मिनट के बाद वो लड़का भागता हुआ, मैम आपका एम साइज मिल गया। मैंने कहा कहाँ से मिला? कहते मैम मैंने आपको बताया था कि आपके होप बन जाते। मैंने देख लिया था सिस्टम में कि एक प्रोडक्ट है। अब मैं आपको होप नहीं देना चाहता था, तो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। और मैंने देखा कहीं नहीं था, ट्रायल रूम में वगैरह सब में देखा नहीं था, ये गोडाउन में जाके मुझे मिला। तो सेम लोग हैं, सेम। मैं कहा रॉकी थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, राइट? उसने मेरे लिए अवॉइड किया। और सर अगर मैंने उसकी तारीफ नहीं करी ना तो ये अवॉइड दोबारा किसी के लिए नहीं करेगा। मैंने कहा रॉकी चलिए आप बताइए, मुझे आपका फीडबैक देना है। उसका दिन इतना चैलेंजिंग था कि सिस्टम डाउन हुआ पड़ा था, ऑनलाइन फीडबैक नहीं हो सकता था। मैंने कहा आप नोटबुक दीजिए, मैं उसमें फीडबैक देती हूँ। थोड़ा गया नोटबुक लेके आया, चैलेंजिंग डे था, नोटबुक पूरा भरा हुआ था। मैंने कहा आपको अप्रिशिएट तो मैं करके जाऊंगी, आप एक पेपर दे दो। मैंने पूरा लव लेटर लिखा उसके लिए, उसको इतना अप्रिशिएट किया। पर वो खुश नहीं हुआ, दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये सेम एप्रिसिएशन मुझे ऑनलाइन मिलती तो वहां तक पहुंचती। And I could read his face. मैंने कहा Rocky, I can understand what is the power of feedback. Don't worry. I stay nearby, Habitat Center की बात है। मैंने कहा I stay nearby. मैं आऊँगी, जब प्रॉमिस नहीं करती स्पेशल आऊँगी, और जब भी आऊँगी ना आपका फीडबैक देके जाऊँ ऑनलाइन। सर मैं गई ऑनलाइन, मैंने डेट नोट करी, मेरे को याद नहीं रहता था, सब कुछ नोट किया, चेकलिस्ट बनाई, नोट किया, और मैं उसको ऑनलाइन फीडबैक देके आई। उसके बाद जब भी मैं जाती रॉकी कहता शिल्पी मैम हाउ आर यू, मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहेगा जिंदगी भर की। सो माय पॉइंट इज कि ऑलवेज अप्रिशिएट योर क्लाइंट, योर टीम मेंबर। सर ये कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। एक होता है म्यूचुअल गेन। म्यूचुअल गेन मतलब अब देखो होता क्या है कि कस्टमर का फायदा हो सकता है या मेरा फायदा हो सकता है, क्लाइंट का फायदा हो सकता है, मेरा फायदा हो सकता है। एक आता है म्यूचुअल गेन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ना ऑरेंज, 2 बच्चे थे, ऑरेंज के लिए लड़ रहे थे। मुझे चाहिए। पापा ने क्या किया, आधा ऑरेंज काट के आधा उनको दे दिया, आधा उनको दे दिया। फेयर डिसीजन हुआ? फेयर हुआ? सर नहीं हुआ फेयर डिसीजन। अगर पापा ये पूछ लेते ना ऑरेंज क्या करना है, तो पापा को फेयर डिसीजन लेना आ जाता। एक बच्चे ने कहा मुझे ऑरेंज खाना है, दूसरे ने कहा मुझे खाना नहीं है, मुझे इसके छिलके का जैम बनाना है। अब सोचिए कि पापा ने अगर पहले नीड पूछ ली होती तो पूरे छिलके एक बच्चे को मिल जाते और पूरा ऑरेंज एक बच्चे को मिल जाता। सम टाइम ना यू हैव टू आस्क द नीड। आपको नीड पूछनी पड़ेगी, कस्टमर की नीड क्या है। एक्चुअल नीड में जब हम जाते हैं, है ना, तो आपको जो है आपको रियल पिक्चर, जैसे मैं बताती हूँ, कॉर्पोरेट में कंपल्सरी हम 3 ट्रेनर्स जाएंगे, ठीक है, एक हेड ट्रेनर, 2 असिस्टेंट ट्रेनर। सर यहीं से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। वो हेड है और 2 असिस्टेंट ट्रेनर है। हेड ट्रेनर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, असिस्टेंट को कम मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है मेहनत तीनों बराबर का करते हैं। असिस्टेंट ट्रेनर को क्या मिलता है, आप फोटो क्लिक करिए। सर ईगो हर्ट होती है असिस्टेंट ट्रेनर की कि भाई मैं तो सर फोटो क्लिक करने के लिए बैठा हूँ, ये मेन टॉपिक ले रही है। सर मुझे पता है, तो मेरा क्लाइंट मुझे कुछ भी बोले, मैं अपने को दोनों ट्रेनर्स को, मैं हेड ट्रेनर हूँ तो अपने दोनों असिस्टेंट ट्रेनर को कहती हूँ जस्ट रिमूव दिस वर्ड, हटा दो, हमें तीनों को मिलकर एक्सेलेंट लाना है ताकि नेक्स्ट ट्रेनिंग हमें मिले। सर ये प्रेशर क्रिएट हो गया, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हम तीनों बराबर का सेशन लेंगे, हम तीनों बराबर की पिक्चर क्लिक करेंगे। सो दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल। आप समझ रहे हैं। एक और मैं बताना चाहती हूँ, ग्रेटर गुड कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। ये है कि पहाड़ के लिए पत्थर में नहीं अटकना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत फास्ट देती हूँ क्योंकि 1 ही मिनट मेरे पास बचा है। मेरे ट्रेनिंग में एक सर है मिस्टर राकेश गुप्ता, मैं आई एम चेंजिंग हिज नेम। बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज, बहुत अच्छी है, बट बिहेवियर वाइज सॉफ्ट स्किल कुछ भी नहीं। बहुत चीज़ें हैं, बट एक अटेंशन सीकर है,
अगर कोई मेरी तारीफ कर देगा उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कि वो जब जाते हैं ना तो हम कैब में जाते हैं तो वो सीट तो बेस्ट लेंगे लेकिन पैसे का भी नहीं देंगे। हम मीटिंग 5 स्टार 7 स्टार में होती है पर मीटिंग हम एक दिन पहले स्टारबक्स या कहीं करते हैं। वो एक प्लेट की जगह 3 प्लेट खाते हैं सर, इनो का पाउच लेके आते हैं कि एक प्लेट खाऊंगा झट से इनो पीऊंगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन देना है, पर सर कंट्रीब्यूशन नहीं देते, राइट। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके साथ ऐसे कोई कोवर्कर होते तो क्या आप उनके साथ काम करते तो मैनेज कैसे करते? छोड़ देते हैं क्वेश्चन का जवाब ही दे देते। सर मेरी मैक्सिमम ट्रेनिंग राकेश गुप्ता जी के साथ है, ठीक है, ये खत्म कर देती हूँ। तो सर मेरी मैक्सिमम ट्रेनिंग राकेश जी के साथ है। मैं जो है क्या करती हूँ, मुझे 2 चीज समझ में आ गई है कि सर इनके साथ काम करेगा मतलब इन्हीं की चलेगी। पिक्चर के हीरो हीरोइन साइड हीरो म्यूजिक प्लेयर सब यही रहेंगे, तो पिक्चर में नहीं देखोगे। 1 सेकेंड आप इनके पैसे खर्च नहीं होंगे। सर बस मैंने क्या किया, अब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं, मैं कहते हैं हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है क्योंकि राकेश जी वन ऑफ द ट्रेनर है हमारे साथ, जो कि एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट ट्रेनर है। अब मैं पूरे 12 घंटे के सेशन में दिखाती हूँ सर यू आर द मेन हीरो। सब कुछ डिसाइडेड है मीटिंग में, सब कुछ डिसाइडेड कि कब आपका टी ब्रेक होगा, कितने मिनट का होगा, मुझे बोलने के लिए कितने टाइम है। फिर भी मैं कहूँगी सर आप बताइए टी ब्रेक कब देना, मैडम दे दो। सर कितने मिनट का देना, मैडम 15 मिनट का दे दो। सर मेरे पास बोलने के लिए कितना टाइम है, ताकि सारी ऑडियंस को क्या लगेगा कि ये मेन ट्रेनर है। बदले में मुझे क्या मिलता है कि मैं अगर 4 घंटे ट्रेनिंग दे रही हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और यही अगर कोई मैं नहीं करूंगी तो मेरी लेग पुलिंग करेंगे सर, आप लोगों का ब्रेन वॉश कर जाएंगे क्योंकि वो टॉपिक ही डायरेक्टर लेवल पे लेते हैं, हाउ टू मैनिपुलेट पीपल एंड हाउ टू प्ले द पॉलिटिक्स। सर मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। अब रही बात पैसे खर्च करने की, तो सर मैं कहती हूँ सर मैंने ओला मनी से पैसे डाल रखे हैं, मैंने दे दिया, आप छोटे शॉर्ट में बात करते हैं। मैं हर जगह पैसे नहीं खर्च करती हूँ, तो मेरे सारे कोवर्कर कहते हैं ना वो आपको बेवकूफ बनाना बन रहे हो, आप जैसा बेवकूफी काम कर सकता। सर नहीं बन रही, ग्रेटर गुड पहाड़ के लिए पत्थर पे नहीं सर, मैं बेवकूफ नहीं बनने फॉर मी दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। कैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं इनसे अगर रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी सर 31 के 31 दिन इनके पास काम होता है कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताना था जो जल्दी में नहीं बताया। ए ग्रेड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लेते हैं वो। मेरी सोच क्या है, डिपेंड योर मेंटालिटी। मेरी सोच ये है कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं राकेश जी के ऊपर 500 2000 रुपए खर्च कर दूंगी और बदले में 20,000 की ट्रेनिंग मुझे मिल रही है। इज दिस गुड डील और बैड डील? सर हमारे एक ना कॉलेज के ट्रेनर है, क्लाइंट है मेरा, अजय नाम है उसका, कॉस्ट कटिंग के नाम पे रोटेट करते हैं सर, कॉस्ट कटिंग के नाम पे। एक मोदी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारा सेशन था, 3 ट्रेनर्स गए, उसमें से एक का नाम था सोलोमन, ये लास्ट एग्जाम्पल है, मैं माइंड अप कर। सोलोमन उनका जो है ट्रेनर था, उन्होंने ना कंपनी पैसा पे करेगी, खूब खाया पिया, राइट, और खूब खर्च कर दिया कि कंपनी बिल पे करेगी। इसके बाद से नेक्स्ट ट्रेनिंग पे अजय सर जो थे वो 3 ट्रेनर्स में एक मुझे लेके गए, एक सोलोमन को, एक खुद ट्रेनर बन के चले गए कि एक ट्रेनर का पैसा बच जाएगा। सर मैं समझ चुकी थी इनकी साइकोलॉजी, इनसे अगर रिलेशनशिप बनाना है तो उनका पैसा मत खर्च करो, तब तो बन जाएगा। सर मैंने क्या किया, मैंने जो है सोलोमन ने बहुत सारे आइटम्स मंगवाए, मैंने एक आलू का पराठा मंगवाया, सोलोमन ने लंच में बहुत सारे आइटम मंगाए, मैंने कहा मैं इसी में मैनेज कर लूंगी। लस्सी, गर्मी की लस्सी जो भी हम खा पी रहे थे वो मैं पेटीएम कर रही थी। सोलोमन मुझे कह रहा बेवकूफ है, टाइम से पेमेंट भी नहीं देता, आपको पैसे खर्च करे जा रही है। मुझे कोई मारता गया पूरे रास्ते। और सर जब घर आए ना तो अजय ने जब कैलकुलेट किया उसको सबसे सस्ता ट्रेनर कौन पड़ा, मैं। अगली 18 ट्रेनिंग के लिए मीटिंग, नेक्स्ट वीक मीटिंग करी, 18 ट्रेनिंग के लिए उसने मुझे साइन कर दिया। सर पहाड़ के लिए हम पत्थर में नहीं अटक सकते, तो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अदर पर्सन। आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी कभी इमरजेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बट मैंने सर के साथ एक्चुअली डिस्कस भी नहीं किया था कि मेरे पास कितना टाइम है, बट मुझे इमरजेंसी एग्जिट लेना पड़ेगा। आई होप मैंने कुछ ऐड ऑन किया होगा। आपकी हो या मेरी हो, बस दुआ इतनी है कभी नम ना हो। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां।